Assalamu alaikum and welcome to Helative. I am your instructor Hilal Rahman and you are watching Helative. अगर आप अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऊपर क्लिक करें ताकि हमारी नई वीडियोस आप लोगों को बर वक्त मिल सकें। इसके अलावा अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो जल्द से जल्द हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। वहाँ पे इसी पीपीटीज के एमसीक्यू जो है वो हम बना के शेयर करते हैं और ऑनलाइन टेस्ट जो है वो कंडक्ट करते हैं ताकि आप लोग जो है इस लेक्चर के बाद खुद को टेस्टिफाई करने का मौका जो है वो आप लोगों को मिल सके। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बीसीएच एन सेमेस्टर 8 का एक टॉपिक है सर्विलेंस इन पब्लिक हेल्थ, यानी कि पब्लिक हेल्थ के अंदर हम किस तरह से जो है वो सर्विलेंस करते हैं। तो टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर और सीधा बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू सर्विलेंस के सर्विलेंस बेसिकली हमारे पास होती क्या है। सो पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस इज द कंटिन्यूस सिस्टमिक कलेक्शन एनालिसिस इंटरप्रिटेशन एंड डिसमिनेशन ऑफ हेल्थ रिलेटेड डेटा। यानी कि पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस का मतलब है हेल्थ से मुतालिक मालूमात का लगातार और निज़ाम के मुताबिक इकट्ठा करना, उसको एनालाइज़ करना, उसको समझना और दूसरों तक पहुँचाना, ये हमारे पास पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस जो है वो कहलाई जाती है। यानी कि ये हमारे पास एक ऐसा तरीका है जिसमें हेल्थ डेटा जैसे कि बीमारियों के केसेस वगैरह को रेगुलर तौर पर जो है वो कलेक्ट किया जाता है ताकि टाइमली जो है उसके फैसले लिए जा सकें। इट इज़ एसेंशियल फॉर प्लानिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड इवैल्यूएटिंग पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिसेस, यानी कि ये हेल्थ के प्लानिंग उस में इम्प्लीमेंटिंग यानी कि उसके ऊपर अमल और उसकी इफेक्टिवनेस जांचने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि अगर सर्वेलेंस ना हो तो हेल्थ प्रोग्राम जैसे डेंगू कंट्रोल या फिर वैक्सीनेशन सही तरीके से चलाना जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो अब नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सर्विलेंस, यानी कि सर्विलेंस के हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो उसमें सबसे पहले डिटेक्ट आउटब्रेक्स एंड एपिडेमिक्स अर्ली, यानी कि बीमारियों के फैलने, उसकी स्प्रेड होने या फिर जो वबा बनने से पहले उन्हें पहचान लेना। यानी कि सर्विलेंस से हम इनिशियल वार्निंग जो है वो ले सकते हैं, जैसे कि अगर एक इलाके में ज़्यादा लोग एक जैसी बीमारी से मुतासर हो रहे हैं तो हमें जो है वो अलर्ट मिलता है। इसके अलावा मॉनिटर डिजीज़ ट्रेंड्स ओवर टाइम, यानी कि जो डिजीज़ेज़ होती है उसको मीन उसके फैलने का रिकॉर्ड वक्त के साथ जो है वो देखना, यानी कि ये जांचना कि मलेरिया या हेपेटाइटिस का रेट बढ़ रहा है या कम हो रहा है और इससे फ्यूचर की स्ट्रेटजी जो है वो फिर बनाई जाती है। देन हमारे पास है गाइड पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशंस, यानी कि हेल्थ एक्शन प्लान करने के लिए डेटा को प्रोवाइड करना, जैसे कि अगर सर्विलेंस बताएं कि डेंगू ज़्यादा हो रहा है तो स्प्रे और अवेयरनेस प्रोग्राम उस इलाके के अंदर जो है वो फिर चलाए जाते हैं। इसके बाद हमारे पास है इवॉल्वेट कंट्रोल मेजर्स, यानी कि जो स्टेप्स लिए गए हैं उनकी इफेक्टिवनेस चेक करना। अगर एक कैंपेन के बाद बीमारी कम हो गई तो समझ आता है कि वो स्ट्रेटजी जो है वो हमारे पास काम कर रही है। इसके बाद सपोर्ट रिसर्च एंड पॉलिसी मेकिंग, यानी कि रिसर्च और पॉलिसीज बनाने के लिए सपोर्ट करना, सहारा देना, यानी एक्यूरेट डेटा से साइंटिस्ट और गवर्नमेंट को बेहतर रिसर्च और रूल बनाने में जो है वो मदद मिलती है। तो ये थे हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दी सर्विलेंस। अब सर्विलेंस के हमारे पास कुछ एग्जाम कुछ टाइप्स है जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर पढ़ेंगे। तो यहाँ पे लिखे हुए टाइप्स ऑफ सर्विलेंस, तो सबसे पहला जो हमारे पास सर्विलेंस का टाइप है, सर्विलेंस का जो किस्म है वो है हमारे पास पैसिव सर्विलेंस। अब पैसिव सर्विलेंस हमारे पास क्या होती है? सो पैसिव सर्विलेंस इज routine reporting of disease by all institution like clinics hospitals to health authorities, यानी कि हर हॉस्पिटल या क्लिनिक का बीमारियों की डेली या रूटीन रिपोर्ट हेल्थ डिपार्टमेंट को देना, ये हमारे पास पैसिव सर्विलेंस कहलाया जाता है। यानी कि ये एक नॉर्मल प्रोसेस होता है जहां हेल्थ फैसिलिटीज अपने डेटा वॉलंटियरली यानी कि रजाकाराना तौर पर गवर्नमेंट को बेचती है। Health, for example, health workers report cases of notifiable disease to the Ministry of Health, यानी इसमें क्या करते हैं कि हेल्थ वर्कर्स उन बीमारियों के केसेस रिपोर्ट करते हैं जो रिपोर्ट करना ज़रूरी होता है, लाइक टीबी, मीजल्स एक्सेट्रा। और फिर ये जो नोटिफाइबल डिजीजेस वो होती है जिनके फैलने का ख़तरा ज़्यादा होता है, इसलिए उनका डेटा गवर्नमेंट के पास जो है वो जाना चाहिए।
अब इसके हम एडवांटेजेस की बात करते हैं कि पैसिव सर्विलेंस के एडवांटेजेस हमारे पास क्या हो, तो सबसे पहले ये हमारे पास इनएक्सपेंसिव होता है, यानी कि सबसे सस्ता तरीका है, इसमें ज़्यादा पैसे जो है वो नहीं लगते, क्योंकि डेटा ऑलरेडी क्लिनिक्स या हॉस्पिटल्स के अंदर जो है वो मौजूद होता है, उसको रिपोर्ट करने में ज़्यादा खर्चा जो है वो नहीं आता। देन कवर द लार्ज पॉपुलेशन, और ये सिस्टम बड़ी पॉपुलेशन तक कवर करता है, यानी हर जगह से डेटा को इकट्ठा करता है और इकट्ठा होता है, और इसलिए एक वाइड लेवल पिक्चर जो है वो मिलती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ पैसिव सर्विलेंस में लीड टू अंडर रिपोर्टिंग, यानी कि क्या होता है, हो सकता है कि कई केसेस जो है वो रिपोर्ट ही ना हो उस इलाके के अंदर, डॉक्टर या स्टाफ बिजी होने की वजह से हर केस रिकॉर्ड नहीं कर पाते, इससे एक्चुअल डेटा कम नजर आता है। एंड देन रिलाइज ऑन हेल्थ केयर प्रोवाइडर टू रिपोर्ट केस, और ये सिस्टम सिर्फ इस बात पे डिपेंड करता है कि डॉक्टर या फिर जो नर्स जो है वो केस को रिपोर्ट करें। अगर वो रिपोर्ट नहीं करते तो सिस्टम इनकम्प्लीट हो जाता है, इसलिए ये सिस्टम थोड़ा वीक होता है। तो अब नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर बात करते हैं एक्टिव सर्विलेंस की। तो एक्टिव सर्विलेंस हमारे पास क्या होता है, तो डिफाइन करते हैं सबसे पहले इसको। हेल्थ अथॉरिटीज एक्टिवली सर्च फॉर केसेस बाय विजिटिंग हेल्थ केयर फैसिलिटीज, कंटेक्टिंग लैब्स और कम्युनिटीज, यानी कि हेल्थ अथॉरिटीज यानी जो हमारे हेल्थ के रिस्पॉन्सिबल लोग होते हैं या जो रिस्पॉन्सिबल इदारे होते हैं, वो खुद मुख्तलिफ जगहों पे जाकर, जैसे कि हॉस्पिटल, लेबोरेटरीज या फिर कम्युनिटी में जाते हैं, और वहाँ डिजीज के केसेस को जो है वो ढूंढते हैं। इस सर्वेलेंस में हेल्थ स्टाफ सिर्फ रिपोर्ट का इंतजार नहीं करता, बल्कि वो खुद फील्ड में जाकर उन लोगों से फील्ड में जाकर वो खुद फील्ड में जाकर लोगों से मालूमात लेता है और डिजीज आइडेंटिफाई करता है। इसे एक्टिव इसलिए कहते हैं क्योंकि अथॉरिटीज खुद से जो है वो एक्शन लेती है। फॉर एग्जांपल फील्ड ऑफिसर कलेक्टिंग डेटा ऑन पोलियो ड्यूरिंग इम्यूनाइजेशन कैंपेन, यानी कि पोलियो की वैक्सीनेशन कैंपेन के दौरान अगर फील्ड ऑफिसर लोगों से डेटा इकट्ठा करते हैं, तो ये हमारे पास एक्टिव सर्विलेंस की एक एग्जाम्पल है। यानी कि ये एक प्रैक्टिकल मिसाल है कि कैसे ऑफिसर घरों, स्कूल या फिर लोकल सेंटर में जाकर लोगों का रिकॉर्ड लेता है कि किसने वैक्सीन ली, किसने नहीं ली, ताकि डिजीज जो है वो कंट्रोल हो। अब नेक्स्ट बात करते हैं एडवांटेजेस की। तो इसके कुछ एडवांटेजेस है हमारे पास। एक्टिव सर्विलेंस मोर एक्यूरेट, टाइमली एंड डिटेल डेटा, यानी इस तरीके के फायदे ये है कि डेटा ज़्यादा करेक्ट, वक्त पर और तफसील के साथ जो है वो मिलता है, क्योंकि ऑफिशियल खुद जाकर इंफॉर्मेशन लेते हैं, डेटा में गलती के चांसेस जो है वो कम होते हैं, और ये डेटा वक्त पर मिलता है, जिससे टाइमली एक्शन लेना मुमकिन होता है। लेकिन इसके कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, लाइक कॉस्टली रिसोर्सेज इंटेंसिव। तो वो किस तरह से, यानी कि इसका नुकसान ये है कि ये महंगे होते हैं और इसमें ज़्यादा लोगों और रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। यानी कि एक्टिव सर्विलेंस में फील्ड स्टाफ, ट्रांसपोर्ट, इक्विपमेंट वगैरह चाहिए होते हैं, जो सरकारी या एनजीओस के लिए महंगा साबित होता है, और हर एरिया में ये पॉसिबल भी नहीं होता। अब इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं एक और टाइप ऑफ सर्विलेंस, सेंटिनेटल सर्विलेंस। तो देखते हैं सर्विलेंस, सेंटिनेटल सर्विलेंस हमारे पास क्या होती है। सेलेक्टेड इंस्टीट्यूशन और ग्रुप सेंटिनेटल साइट्स आर टास्क्ड विद द रिपोर्टिंग ऑल केसेस ऑफ द स्पेसिफिक डिजीज, यानी कि सेंटिनेटल सर्विलेंस हमारे पास वो सर्विलेंस होती है कि इसमें कुछ चुने हुए इदारे या फिर ग्रुप, जिन्हें सेंटिनेटल साइट्स कहते हैं, कुछ खास बीमारियों के तमाम केसेस रिपोर्ट करने का काम जो है वो करते हैं। यहाँ हर हॉस्पिटल या लैब इन्वॉल्व नहीं होती, सिर्फ कुछ सेलेक्टेड साइट को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि वो स्पेसिफिक डिजीजेज जैसे फ्लू, डेंगू, टीबी वगैरह पे कंप्लीट डेटा जो है वो रिकॉर्ड करें। फॉर एग्जांपल अ फ्यू हॉस्पिटल ट्रैक इन्फ्लुएंजा केसेस टू मॉनिटर सीजनल ट्रेंड्स, लाइक कुछ हॉस्पिटल इन्फ्लुएंजा के केसेस को ट्रैक करते हैं ताकि सीजनल ट्रेंड का जो है वो पता चले। ये मिसाल, ये एग्जांपल हमें ये बताती है कि सेंटिनेटल साइट किस तरह से टाइम के साथ किसी डिजीज के बढ़ते या काम होते ट्रेंड को मॉनिटर करते हैं, जैसे सरकार या फिर पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट टाइमली पॉलिसी बना सकते हैं। अब इसके एडवांटेजेस की बात करें, तो इसके एडवांटेजेस में हमारे पास हाई क्वालिटी डेटा एंड गुड फॉर मॉनिटरिंग स्पेसिफिक डिजीज, यानी कि ये हमारे पास आला मयार का डेटा मिलता है हमें, और स्पेसिफिक डिजीज को ट्रैक करने का आसान
होता है, यानी सेंटिनेटल सर्विलेंस फोकस होती है, इसलिए डेटा डिटेल और रिलायबल होता है, स्पेशली जब किसी एक डिजीज के ऊपर आपने ध्यान देना हो, जैसे फ्लू या फिर हेपेटाइटिस। अब इसकी डिसएडवांटेजेस की बात की जाए तो नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द जनरल पॉपुलेशन, लेकिन इसका जो डिसएडवांटेज, इसका जो नुकसान है वो ये है कि ये सिस्टम आम आवाम या फिर पूरे मुल्क की रिप्रेजेंटेटिव नहीं होती, क्योंकि सिर्फ कुछ साइट्स का डेटा लिया जाता है। इस वजह से ये सिस्टम पूरे मुल्क की हेल्थ सिचुएशन का करेक्ट पिक्चर जो है वो नहीं दे सकती, सिर्फ एक पार्शियल व्यू जो है वो हमें मिल सकता है। अब नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं और बात करते हैं रोल ऑफ दी नर्स इन सर्विलेंस, यानी कि सर्विलेंस के अंदर एक नर्स का क्या किरदार है। तो नर्स प्ले अ क्रिटिकल रोल इन ऑल फॉर्म ऑफ सर्विलेंस, यानी कि हर तरह की सर्विलेंस में नर्स का किरदार जो है वो इंतहाई अहम है, क्योंकि नर्सेज हमेशा फ्रंट लाइन पर होती है और वो डिजीज डिटेक्शन से लेकर रिपोर्ट बनाने तक हर स्टेप में इन्वॉल्व होती है। सर्विलेंस सिस्टम उनके बगैर मुकम्मल नहीं होता। डेटा कलेक्शन, रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग डिजीज केसेस, यानी कि डेटा को इकट्ठा करना, बीमारी के केसेस को लिखना और उन्हें रिपोर्ट करना। नर्सेस पेशेंट के सिम्टम रिकॉर्ड करती है, टेस्ट रिजल्ट देखती है और उन्हें डेटा बेस में एंटर करती है, जो फर्दर एनालिसिस के लिए यूज होता है। देन केस आइडेंटिफिकेशन, यानी कि केसेस पहचानना, उन डिजीज के साइंस को पहचानना जो रिपोर्ट करने ज़रूरी होते हैं। इसके अलावा एजुकेशन, इन्फॉर्मिंग अ पेशेंट एंड कम्युनिटीज अबाउट डिजीज प्रिवेंशन, यानी कि लोगों को जो है वो एजुकेशन देना, लोगों को तालीम देना, पेशेंट और कम्युनिटी को डिजीज प्रिवेंशन के बारे में अवेयरनेस देना, उनको आगाही देना, क्योंकि नर्सेज लोगों को हाइजीन, वैक्सीनेशन, सिम्टम्स और प्रिकॉशन के बारे में एजुकेट करती है, ताकि डिजीज का फैलाव जो है वो रोका जा सके। देन फॉलो अप, मॉनिटरिंग केसेस एंड कंटेक्ट ड्यूरिंग आउटब्रेक्स, यानी कि आउटब्रेक्स के दौरान केसेस और उनके कंटेक्ट को मॉनिटर करना। अगर किसी को डिजीज हुई है तो नर्स उसके साथ क्लोज कांटेक्ट को भी मॉनिटर करती है, ताकि अगर उन्हें कोई सिम्टम हो तो अर्ली एक्शन जो है वो लिया जा सके। इसके बाद हमारे पास आती है रिपोर्टिंग, यानी कि टाइमली सबमिशन ऑफ रिपोर्ट ऑफ रिलेवेंट अथॉरिटीज, यानी कि वक्त पर मुख्तसर और सही रिपोर्ट अथॉरिटीज़ तक पहुंचाना। रिपोर्टिंग का वक्त पर होना ज़रूरी है, ताकि गवर्नमेंट टाइमली इंटरवेंशन कर सके, जैसे करंटीन, मेडिसिन सप्लाई या फिर अवेयरनेस कैंपेन अगर वो चलाना चाहे तो वो टाइम पे हो। इसके बाद हमारे पास है ट्रेनिंग, टीचिंग अदर हेल्थ केयर वर्कर्स अबाउट सर्वेलेंस प्रोटोकॉल, यानी कि दूसरे हेल्थ केयर को सर्वेलेंस के प्रोटोकॉल सिखाना। नर्स अपने एक्सपीरियंसेस और ट्रेनिंग की बुनियाद पर दूसरे स्टाफ को भी एजुकेट करती है कि किस तरह से डेटा लेना है, सिम्टम को आपने डिटेक्ट करना है और आउटब्रेक को जो है वो आप लोगों ने मैनेज करना है। इसके बाद हमारे पास एक कोलैबोरेशन, मींस वर्किंग विद एपिडेमियोलॉजिस्ट एंड पब्लिक हेल्थ टीम्स, यानी कि एपिडेमियोलॉजिस्ट और पब्लिक हेल्थ टीम के साथ मिलकर काम करना, क्योंकि नर्स डेटा शेयर करती है, फील्ड वर्क में मदद करती है और जॉइंटली डिसीजन मेकिंग में भी हिस्सा लेती है। इस टीम वर्क से डिजीज को जल्दी कंट्रोल किया जा सकता है। हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर बात करते हैं इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व इन सर्विलेंस, यानी कि वो इंस्टीट्यूशन जो सर्विलेंस के अंदर इन्वॉल्व होती है। तो सबसे पहले हमारे पास इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कौन कौन सी इसके अंदर इन्वॉल्व होती है। सबसे पहले वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कोऑर्डिनेट्स ग्लोबल डिजीज सर्विलेंस, यानी कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो दुनिया भर में बीमारियों की सर्विलेंस को कोऑर्डिनेट करती है। और ये हमारे पास एक बैनुल-अक़वामी, यानी कि एक इंटरनेशनल तंजीम है जो ग्लोबल लेवल पर हर कंट्री के सर्विलेंस डेटा को इकट्ठा करती है, एनालाइज करती है और फिर हेल्थ इमरजेंसीज जैसे पेंडेमिक या फिर वक्त पर उनकी जो है वो रहनुमाई देती है। नेक्स्ट हमारे पास है सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, यानी कि CDC इन USA, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका सपोर्ट्स वर्ल्ड वाइड सर्विलेंस प्रोग्राम, यानी कि जो CDC सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल है, जो कि अमेरिका का एक बड़ा हेल्थ इंस्टीट्यूट है, दुनिया भर के सर्विलेंस प्रोग्राम को सपोर्ट करता है और ये दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज को ट्रेनिंग, टेक्निकल सपोर्ट, रिसर्च और गाइडलाइन जो है वो प्रोवाइड करती है, ताकि हर मुल्क अपने डिजीज सर्विलेंस सिस्टम को बेहतर बना सकें। देन यूरोपियन सेंटर फॉर डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, ECDC, यानी कि फॉर यूरोप वाइड मॉनिटरिंग, यानी कि ये जो यूरोपियन सेंटर फॉर डिजीज प्रिवेंशन है ये यूरोप के तमाम कंट्रीज को सर्विलेंस सिस्टम को मॉनिटर करता है
اور یہ یورپین یونین کا ایک اسپیشلائز سینٹر ہے جو ڈیزیز آؤٹ بریکس، سیزنل ٹرینڈز اور پریونٹیو اسٹریٹجیز پر یورپ بھر میں نظر رکھتا ہے، اور یہ سرویلنس ڈیٹا کو کمبائن کر کے یورپین لیول پر ایکشن پلان جو ہے وہ بناتا ہے۔ اب نیشنل لیول کی بات کریں، یعنی کہ قومی سطح کے اوپر اگر ہم بات کریں تو اس میں سب سے پہلے اگزامپل یہاں پر کوئی دی ہوئے منسٹری آف ہیلتھ دیٹ امپلیمنٹس نیشنل سرویلنس سسٹم، یعنی ہر ملک کا منسٹری اور ہیلتھ اپنے سرویلنس سسٹم کو امپلیمنٹ کرتا ہے۔ یعنی کہ منسٹری آف ہیلتھ ایک سینٹرل گورنمنٹ انسٹیٹیوشن ہوتا ہے جو ہر لیول یعنی کہ ہاسپٹل، لیب، سٹی سے ڈیٹا لے کر نیشنل لیول پر ہیلتھ پالیسیز بناتا ہے، اور یہ ہمارے پاس آؤٹ بریک رسپانس، ڈیٹا رپورٹنگ اور ویکسینیشن کمپین کا ذمہ جو ہے وہ اٹھاتا ہے، یعنی کہ اس کی ذمہ داری جو ہے وہ لیتا ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس نیشنل پبلک ہیلتھ انسٹیٹیوٹ کنڈکٹ ریسرچ اینڈ کوآرڈینیٹ نیشنل ڈیٹا، یعنی نیشنل پبلک ہیلتھ انسٹیٹیوٹ ریسرچ کرتے ہیں اور نیشنل لیول پر ہیلتھ ڈیٹا کو مینیج کرتے ہیں۔ یہ انسٹیٹیوٹ سائنٹیفک ریسرچ کرتے ہیں جیسے ڈیزیز پیٹرن، کازز اور پریونٹیو اسٹریٹجیز پر، اور ڈیٹا کلیکشن کا سینٹرل کوآرڈینیشن بھی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ نیشنل ڈیزیز سرویلنس سینٹرز، یعنی کہ یہ سینٹرز مختلف ڈیزیزز کے ڈیٹا کو مانیٹر کرتے ہیں اور ٹائملی الرٹ اور رپورٹس جو ہے وہ جاری کرتے ہیں۔ یہ اسپیشلائز سینٹر ہوتے ہیں جن کا کام صرف سرویلنس ہوتا ہے۔ یہ ڈیزیزز کے آؤٹ بریکس کی پہچان کرتے ہیں اور ارلی وارننگ نکالتے ہیں، اور اور منسٹری آف ہیلتھ کو اپڈیٹ کرتے ہیں۔ اب نیکسٹ سلائڈ پہ چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں اب لوکل لیول پر، یعنی کہ مقامی سطح پر کیا کرتے ہیں ہاسپٹلز اینڈ کلینکس فرسٹ پوائنٹ آف ڈیٹا کلیکشن، یعنی کہ ہاسپٹل اور کلینکس وہ پہلی جگہ ہوتی ہے جہاں سے ڈیزیز کو اکٹھا کیا جاتا ہے۔ جب کوئی پیشنٹ ڈاکٹر کے پاس آتا ہے تو نرس یا ڈاکٹر ان کی کنڈیشن کو ریکارڈ کرتا ہے، اور یہ ڈیٹا فردر ہائر اتھارٹیز تک جاتا ہے جہاں سے سرویلنس کا پروسیس شروع ہوتا ہے۔ دین لوکل ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اینالائز اینڈ ایکٹ آن دی ڈیٹا لوکلی، پھر اس کے بعد جو لوکل ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ایریا کے ڈیٹا کا جو ہے وہ انالائز کرتے ہیں اور اس کے اوپر لوکل لیول پر جو ہے وہ ایکشن لیتے ہیں۔ اب نیکسٹ سلائڈ کے اوپر بات کرتے ہیں ایگزامپلز آف ڈیزیز انڈر سرویلنس، یعنی کہ یہاں پہ وہ بیماریاں ہیں جن کے اوپر سرویلنس کی جاتی ہے، یعنی ان کا ڈیٹا اکٹھا کیا جاتا ہے، مانیٹر کیا جاتا ہے اور ٹائملی رپورٹ کیا جاتا ہے۔ تو ان میں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے ٹی بی، ٹیوبرکلوسس، یہ کرونک ڈیزیز ہے جو لنگس کو افیکٹ کرتی ہے، اور یہ سرویلنس کا حصہ اس لیے ہے تاکہ اسے کنٹرول کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس ایچ آئی وی ایڈس، یعنی کہ یہ ہمارے پاس ایک امیون سسٹم ہے، امیون سسٹم کو کمزور کرتا ہے، اور ایڈز اسی کا آخری سٹیج ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس میزلز، میزلز ایک وائرل بیماری ہے جو بچپن میں ہوتی ہے اور بہت کونٹیجیس ہوتی ہے، یعنی کہ بہت تیزی کے ساتھ جو ہے وہ پھیلتی ہے۔ پھر ہمارے پاس پولیو، تو پولیو ایک ڈسیبلنگ ڈیزیز ہے جس میں انسان جو ہے وہ معذور ہوتا ہے جو نرو سیل کو نقصان دیتی ہے۔ اس کے علاوہ کووڈ 19، تو کووڈ 19 ایک ریسنٹ گلوبل پینڈیمک ہے جو ریسپیریٹری سسٹم کو افیکٹ کرتا ہے۔ دین انفلوئنزا، تو وہ انفلوئنزا یعنی کہ فلو سیزنل ہوتی ہے لیکن ولنریبل، یعنی کہ بہت حساس لوگوں کے لیے خطرناک بن سکتی ہے۔ ہر سیزن میں فلو کا پیٹرن چینج ہوتا ہے، اس لیے سینٹینیٹل سائٹس کے ذریعے اس کا ڈیٹا جو ہے وہ اکٹھا کیا جاتا ہے۔ اینڈ دین ہمارے پاس ہے ملیریا، تو ملیریا ان علاقوں میں ہوتی ہے جہاں مچھر زیادہ ہوتے ہیں، اور اس ڈیزیز کے سرویلنس ضروری ہوتی ہے تاکہ آؤٹ بریک کا پھیلاؤ جو ہے وہ پہلے سے پتہ چل سکے، اور پھر ماسکیٹوز کنٹرول پروگرام ٹائم پر جو ہے وہ ایکٹیو ہو سکیں۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے چیلنجز ان سرویلنس، یعنی کہ یہاں ان پرابلم کا ذکر ہے جو سرویلنس سسٹم کو کمزور کرتی ہے۔ اس میں سب سے پہلے انڈر رپورٹنگ، انڈر رپورٹنگ بولتے ہیں کہ کچھ ایسے کیسز جو رپورٹ نہیں ہوتے یا پھر جان بوجھ کر جو ہے وہ چھپا لیے جاتے ہیں۔ یہ تب ہوتا ہے جب پیشنٹ ہاسپٹل تک نہیں آ جاتے یا ہیلتھ سٹاف کیسز کو ریکارڈ نہیں کرتے، جیسے ایکچوئل نمبر کا اندازہ پھر مشکل ہوتا ہے لگانا۔ اس کے علاوہ لیک آف ریسورسز، یعنی کہ جب لوگوں کے پاس پیسہ، لوگ اور ٹولز کی کمی ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے یہ بھی ہمارے پاس ایک چیلنجز ہے، یعنی کہ سرویلنس کے لیے ٹرین لوگ، کمپیوٹرز، لیبس، گاڑیاں وغیرہ ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور ان کی کمی سسٹم کو سلو کر دیتی ہے۔ اس کے علاوہ انیڈیکویٹ ٹریننگ، یعنی کہ اگر آپ کے پاس سٹاف ہے اور سٹاف کو سرویلنس کا صحیح طریقے جو ہے وہ نہیں سکھایا جاتا تو یہ بھی ہمارے لیے ایک چیلنج جو ہے وہ
हो सकता है। देन पुअर डेटा क्वालिटी, यानी कि गलत या फिर अधूरा या इनएक्यूरेट डेटा जो है वो घर से मिलना, तो ये भी हमारे पास इसके ऊपर इफ़ेक्ट करती हैं। यानी कि जब इन्फॉर्मेशन सही नहीं होती तो उसकी बेस पर डिसीजन भी गलत हो जाते हैं, जैसे रॉन्ग आउटब्रेक रिस्पॉन्सेज। इसके अलावा डिलेड रिपोर्टिंग, यानी कि कुछ केसेस का डेटा देर से सेंड होता है। जब डेटा टाइम नहीं मिलता तो डिजीज़ पे जल्दी एक्शन नहीं लिया जा सकता और आउटब्रेक जो है वो फैल सकता है। अब नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर बात करते हैं कंक्लूजन की। तो कंक्लूजन में सबसे पहले हमारे पास है सर्विलेंस इज द बैकबोन ऑफ पब्लिक हेल्थ, यानी कि जो सर्विलेंस है वो पब्लिक हेल्थ की बैकबोन है, यानी इसके बिना हेल्थ सिस्टम अधूरा है। हर डिजीज का कंट्रोल प्रोग्राम सर्विलेंस के डेटा पर ही डिपेंड करता है और ये पहला कदम होता है कि किसी भी हेल्थ क्राइसिस में it involves it allows early detection, rapid response and effective control of disease, यानी कि सर्वेलेंस से डिजीज को जल्दी पहचाना और मीन उसी टाइम जो रिस्पांस देना और उनको कंट्रोल करना मुमकिन होता है। अगर किसी एरिया में फ्लू या डेंगू का आउटब्रेक हो रहा हो तो सर्वेलेंस के जरिए उसका टाइमली पता चल जाता है। Then nurses and healthcare workers are at the heart of this system, ensuring data is collected accurately and promptly. यानी इस सिस्टम का मरकज में मेन नर्सेज और हेल्थ वर्कर होते हैं जो डेटा सही वक्त पर कलेक्ट करते हैं। मीन के दे आर द फ्रंट लाइन स्टाफ, बिना डिले के डेटा रिपोर्ट करते हैं और ऐसे एक्यूरेट डिसीजन मेकिंग जो है वो होती है। इसके बाद हमारे पास है इंस्टीट्यूशन एट द लोकल नेशनल इंटरनेशनल लेवल मस्ट बी कोलैबोरेट मेंटेन स्ट्रॉन्ग सर्विलेंस नेटवर्क, यानी कि लोकल नेशनल कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर जो इंस्टीट्यूशन है उनको मिलकर काम करना चाहिए ताकि सर्विलेंस सिस्टम मजबूत हो। हर लेवल के इंस्टीट्यूट जैसे हॉस्पिटल, मिनिस्ट्री, डब्ल्यूएचओ अगर साथ मिलकर काम करे तो डिजीज कंट्रोल जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है। तो आई होप कि आप लोगों को आज का लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा, और अगर आप लोगों को अभी भी कुछ चीज़ समझ नहीं आई तो आप काइंडली कमेंट सेक्शन के अंदर जो है वो लेके और कमेंट सेक्शन में हमसे सवाल पूछ सकते हैं और हम कोशिश करेंगे आप लोगों को जो है उसका आंसर दे सकें। इसके अलावा अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें ताकि हमारी नई वीडियोज़ आप लोगों को बर वक़्त मिल सके, और हमारे यूट्यूब चैनल को अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऊपर क्लिक करें ताकि हमारी नई वीडियो जो है वो बर वक़्त आप लोगों को मिल सकें। मिल सकें। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद करता हूँ सबको समझ आ चुका होगा। दी अब इजाज़त दीजिए अपने इंस्ट्रक्टर को, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नए दिन, नई एनर्जी, नए आगाज़ और नए लेक्चर के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।